गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे F1 वीज़ा के बारे में, जो कि यूएस का स्टूडेंट वीज़ा है। तो इसमें हम बात करेंगे यूएस के रिगार्डिंग, ठीक है। जिन बच्चों ने अपना बैचलर्स कर रखी है, बीएससी नर्सिंग करी है या जीएनएम करी है, और कई बच्चों ने एनक्लेक्स भी कर रखा है। तो एनक्लेक्स का एग्ज़ाम उन्होंने इंडिया में क्लियर कर लिया है। जिन्होंने नहीं भी क्लियर करा एनक्लेक्स का एग्ज़ाम, ये वीडियो उनके लिए भी है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमने बीएससी नर्सिंग करी है या जीएनएम करी है, एनक्लेक्स पास करा है इंडिया में या नहीं करा, तो हम अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस रह जाते हैं अमेरिका जाने के। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन आवर प्रीवियस वीडियोस, ओके, कि देयर आर ओनली 3 मोड्स टू गो टू यूएसए। एक तो हो जाता है आपका कि आपका स्पाउस उधर है, ठीक है। एक मैंने बोला था कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा सकते हो। थर्ड था कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो। तो हमने इलेबोरेट करके नहीं बताया था कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे कैसे जा सकते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है। And before starting anything else, I want to let you know everyone that I am not an immigration consultant, okay, but this is all from my own experience what I have faced during my F1 student visa. So जब मैं गई थी तो it was like somewhat 2015 की बात मैं कर रही हूँ। तब क्या प्रोसेस था, अभी भी वही चल रहा है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो F1 वीज़ा जो है ये अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है। अगर आप अमेरिका 1 साल के लिए जा रहे हो स्टडी फिल करके, आप अमेरिका में 2 साल का स्टडी फिल करके जा रहे हो, इट डजेंट मैटर। वीज़ा जो आपका स्टैम्प होगा वो आपका 5 साल का ही होगा। मैं आपको अपना पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी शेयर करूँगी, ठीक है। देन यू विल कम टू नो कि अगर आपने 1 साल की स्टडी फिल करी है, जैसे कि कनाडा में होता है कि अगर आपने 2 साल की स्टडी फिल करी है तो फिर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। किसी और कंट्री में होता होगा, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, कि 2 साल का आपका स्टडी है तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता। इन यूके दीज डेज इट वाज कि अगर 2 साल का स्टडी है तो आपको वर्क परमिट बिल्कुल नहीं दिया जाता, ठीक है, पहले मिलता था। तो अमेरिका की हम बात करते हैं। तो अमेरिका में अगर आपने 1 साल का स्टडी फिल करा है तो भी आपको 5 साल का वीज़ा स्टैम्प होगा। आपने 2 साल का स्टडी फिल करा तो भी जो वीज़ा स्टैम्प होगा वो 5 साल का ही होगा, ओके। एंड इस वीज़े को जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका जाते हैं तो हम उसको F1 वीज़ा बोलते हैं। F1, F फॉर फिश, ओके, F1 वीज़ा। तो F1 वीज़ा जो होता है वो आपका 5 साल का स्टैम्प होता है। मैं अब आपको ये भी बताऊंगी, अगर आपका 5 साल का जैसे वीज़ा लग गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने साल की स्टडी पूरी कर लिया तो 5 साल तक आप वहाँ लीगल ही हो, ठीक है। बाकी 4 साल का स्टेटस भी मेंटेन करके रखना लीगली। अगर 5 साल का वीज़ा स्टैम्प हो गया, दैट डजेंट मीन कि 5 साल के लिए आप लीगल हो वहाँ पे। आपने भाई अपना स्टेटस मेंटेन करना है, ठीक है। जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो आपने अपने F1 वीज़ा के स्टेटस को कैसे मेंटेन करना, वो इलीगल भी हो जाता है, उसको कैसे मेंटेन करना, आई विल टेल यू इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ F1 वीज़ा। जब हम अमेरिका जाते हैं, देखिए इसमें कोई ऊपर नीचे थोड़ी बहुत ही बात हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्यूरेट, ओके। एंड इसमें क्या है कि आपकी F1 की स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करी है या जीएनएम करी है, उसके बाद आपने मास्टर्स करने जाना है, ठीक है, आपने कोई एमबीए करने जाना। सबसे एक और ज़रूरी बात, बीएससी नर्सिंग के बाद आप डायरेक्टली वहाँ जाके एमबीए भी कर सकते हो अमेरिका, नो मैटर। आप बिजनेस में मैनेज, आई डिड MBA ओवर देयर, बट मैंने MSc नर्सिंग करा हुआ था इंग्लैंड के, उसके बाद मैंने MBA करा है। बट अगर आप सीधा जाके करना चाहते हो BSc नर्सिंग के बाद वहाँ MBA, यू कैन डू दैट, नो मैटर कि यू आर फ्रॉम नर्सिंग प्रोफेशन। इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन टू ए बिजनेस मैनेजमेंट, MBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू कैन। और ये सिर्फ अमेरिका में अपॉर्चुनिटी है, कहीं और नहीं है। एंड एक चीज़ और भी है कि अगर आप अमेरिका जा रहे हो स्टूडेंट वीज़े पे, आपका गैप 3 साल का है, 4 साल का है, आप सिर्फ आपको सिर्फ जब आपकी इंटरव्यू होगी वीज़ा ऑफिसर के साथ, तो यू हैव टू मेक योर वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाइड कि आप वहाँ आपने 3-4 साल क्यों नहीं स्टडी करा। बट ये पॉजिटिव साइड सिर्फ अमेरिका
The only thing was कि you have to satisfy your visa officer कि why in those years you have not planned any study further. Okay, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो सिर्फ मैंने अमेरिका केस में देखी है कि दे एक्सेप्ट योर स्टडी गैप. ओके, एंड वेरी पॉजिटिव. ओके, आपका कोई भी रीज़न, पर्सनल रीज़न हो सकता है, कोई फिजिकल एलिमेंट आपको रही हो, फिजिकली फिट ना हो, आप बीमार हो सकते हो, आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम है, आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आप मतलब कि जॉब कर रहे हो, तो आप कोई भी रीज़न दे सकते हो, बट दैट शुड बी अ जेन्युइन बिकॉज दोज पीपल आर हाईली प्रोफेशनल एंड हाईली एक्सपीरियंस. यूँ चुटकियों में पकड़ लेते हैं झूठ वो. ठीक है, तो मेक श्योर वट एवर यू आर टेलिंग दैम दैट शुड बी लाइक tell them that very confidently, and you must have ready answers in your hand to tackle the counter questions. Okay, and अभी हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे. तो F1 की रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो है कि आपने आइल्स करा हो. आइल्स में आपके 6 ईच होने चाहिए. ठीक है, जब मैं गई थी तो मेरे आइल्स में 7 ईच थे, ओवरऑल मेरे 8 थे. किसी में जैसे रीडिंग में मेरे 8.5 थे, लिसनिंग में मेरे 7.5 थे, स्पीकिंग में आई गॉट लाइक 7.5, इन राइटिंग इट वाज 8. सो मतलब समवट ऐसे आप कह लो कि मेरे ओवरऑल 8 थे, 7 ईच थे, बट इतने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आपको 6 ईच लेने हैं, 6 आपके ओवरऑल होने चाहिए. ट्राई कि आपके 6 ईच हों और 7 ओवरऑल हों, तो उसका इम्प्रेशन बड़ा अच्छा रहता है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट. आइल्स 6 ईच होने चाहिए आपके. ओके, नेक्स्ट कम टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि आपने बैचलर्स नर्सिंग में करी हो. ठीक है, उसका थर्ड रिक्वायरमेंट आता है आपका फंड्स का. अमेरिका के केस में 6 महीने फंड्स पुराने आपको नहीं शो करने हैं. Like in most of the countries, you have to show 6 months old funds in your account. But in case of America, you just need 1 month old or 28 days old funds. They are more than sufficient. Okay. 1 महीना 1.5 महीना पुराने फंड्स हैं, चलेंगे. कितना शो करना है? इफ़ यू आर गोइंग देयर फॉर मास्टर्स, मिनिमम आई एम टेलिंग यू द मिनिमम अमाउंट यू हैव टू शो इज 25 lakh. I have shown my time, it was in 2015, I have shown 28 lakhs. Okay, the minimum amount you have to show there is 25 to 28 lakh, and maximum it can go to 35 lakhs. Okay, so 25 से 28 लाख आपका मिनिमम होना चाहिए, 28 लाख. एंड 32 can go to 35. It vary according to university which you choose. Okay, तो इतना आपका चलता है. ठीक है, आइल्स आपका 6 ईच होना चाहिए, बैचलर्स आपने करी होनी चाहिए, आपका फंड इतना होना चाहिए. एंड दी टॉप ऑफ ऑल द थिंग्स, आपको सारा कुछ आपने कर लिया. ठीक है, देन सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू ए इमिग्रेशन ऑफिस. तो उसके बाद बारी आती है आपकी इंटरव्यू की. अमेरिका बिना इंटरव्यू के वीज़ा आपको नहीं देता है, नो मैटर यू आर गोइंग ऑन स्पाउस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वट एवर. ओके, यू हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यू प्रोसीजर. एंड आपको इंटरव्यू में आपका सारा प्रोफाइल जो आपने भरा है, कि आपकी बैचलर्स, आपकी मास्टर्स जो आपने उधर भरी है अभी अमेरिका में स्टडी वीज़े पे, आपको उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. यू मस्ट नो कि आपके कितने फ़ंड्स आपने शो करे हैं. जो आपने फ़ंड्स शो करे हैं उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कौन आपके फ़ंड शो कर रहा है, मेन बंदा कौन है, आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, आपके ब्रदर हैं. एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, आई डोंट नो कोई बताएगा नहीं बताएगा, कि अमेरिका के केस में सबसे अच्छी बात पता है क्या? आपका कोई दूर का रिश्तेदार, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, कोई भी थर्ड पार्टी आपके फंड शो कर सकती है. अदर कंट्रीज डोंट टेक इट. ओके, बट अमेरिका के केस में दे कैन. ओके, वो लेते हैं, ऐसा होता है, लोग करते हैं, आई हैव सीन देम. ये तो होगी आपकी रिक्वायरमेंट्स. तो वहाँ पे आपने अपने वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, आपके वीज़ा ऑफिसर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपकी बैचलर से रिलेटेड जो आपने इंडिया में करी है, आपकी फ्यूचर प्लान्स के रिलेटेड. and you have to make them satisfy, and you have to make them sure कि after once you are done with your studies in USA, you have very strong plans to come back to India. For that you have to show them that you have a very strong connection in India, because आप अपना पीछे फैमिली छोड़ के जा रहे हो, पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हो, आपका सर्कल सारा यहाँ पे है. आपका मतलब आपने ये उनको शो करना है कि आपका
दी ओनली थिंग इज़ कि आपने उनको हर तरीके से ये सेटिस्फाई करके ये एहसास दिलाना है कि आप सिर्फ वहाँ पढ़ने जा रहे हो, रहने नहीं जा रहे हो। एक बार आप पढ़ लोगे तो आप इंडिया वापस आ जाओगे। वहाँ आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन, जो मोस्ट कुछ ना क्वेश्चन जो होते हैं वो पक्के ही होते हैं कि ये 5-7 क्वेश्चन तो उन्होंने पूछने ही पूछने हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे उन्होंने आपको अड़ाना ही अड़ाना है, मतलब आपको स्टक करना ही करना है, आपको वहाँ पे बड़ा स्मार्टली उनको फेस करना ही पड़ेगा। दिस इज़ ऑल ओके। इसके बारे में मैं एक अलग से इंटरव्यू बनाऊंगी। वो 5-7 पेट क्वेश्चंस होते हैं, हाउ टू टैकल देम, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराने हैं मेरे सब्सक्राइबर उनको तो वीडियो जा ही रहा है। तो दिस इज़ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बैचलर्स होना चाहिए, देन आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, ठीक है, कि आपने बैचलर्स की डिग्री करी हो। आइल्स में आपके 6 ईच होने चाहिए, ओवरऑल कोशिश कीजिए आपके 7 हो, ठीक है ना। नंबर 3 इज़ कि आपके फंड्स जो हैं वो आपके 28 लाख मिनिमम टू 32 लाख मैक्सिमम होने चाहिए। एंड आप बड़ा स्मार्टली इंटरव्यू को काउंटर करेंगे। उसके लिए आई विल मेक सम अनदर वीडियो, इन दैट वीडियो आई विल मतलब कि वी विल टॉक अबाउट कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी बारी आ जाती है, ये तो हो गया कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अभी बारी आ गई है जी आपको यूनिवर्सिटीज़ कौन सी चूज़ करनी है। देखिए वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए आप कोई यूनिवर्सिटी वो लीजिए जिसका फ़ीस कम हो पर रेपुटेशन हो। For that you have to work very smartly. For in my case, I'm sharing my personal experiences with you because I don't know किसको कौन सी चीज़ अच्छी लग जाए। तो in my case, I have selected Southern New Hampshire University in Boston, Southern New Hampshire University for masters for my MBA, and that was in Boston, okay. तो अभी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। यूनिवर्सिटी वही सेलेक्ट करना जिसकी फ़ीस अफोर्डेबल हो, बिकॉज इतना ज़्यादा फ़ीस पे करने का मतलब बनता नहीं है, डिग्री की वैल्यू तो उतनी है, ठीक है। तो अमेरिका में जैसे औरों कंट्रियों में है कि प्राइवेट फेक यूनिवर्सिटियाँ, वो वाला काम कम ही है, मतलब नो के बराबर ही है, but exceptions are always there. But you should be like little bit smarter while you are choosing your universities. आपने एजेंट्स को भी बोल के रखिए कि मेरे को वही यूनिवर्सिटीज़ दो जो अफोर्डेबल हों, ठीक है, जो आपकी पेइंग कैपेसिटी को मैच करती हों। नाउ दी नेक्स्ट इज़ की एक चीज़ और है अमेरिका में, जब आपने सपोज कर लो 2 साल की डिग्री फिल कर ली है, ठीक है, आप 2 साल की मास्टर्स करने गए हो, तो एक अब और चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। पता आपको क्या है कि आपको इंडिया से फ़ीस पे करने की ज़रूरत ही नहीं है यूनिवर्सिटी में। जैसे एजेंट्स कहते हैं कनाडा जाना 6 महीने की फ़ीस पहले पे करो, ऑस्ट्रेलिया जाना साल की फ़ीस पे करो। जब मैं अमेरिका गई थी, मेरा वीज़ा लगा था, तो मैंने $1 भी फ़ीस यहाँ से पे नहीं करी थी। सिर्फ मैंने एजेंट को जो पैसे दिए थे फ़ाइल लगाने के वो दिए थे, और मैंने अपना जो शो करे थे फ़ंड मेरे अकाउंट में बस वही थे। फ़ीस मैंने बिल्कुल यहाँ से पे नहीं करी थी यूनिवर्सिटी की सारी की, मतलब मैंने जब गई थी तो मैंने वहाँ जाके अपनी फ़ीस पे करी थी। और उससे भी खुशी की बात आपके लिए क्या है कि आपको 6 महीने का वाला सिस्टम ही नहीं है अमेरिका में, जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है ना कि आपको 6 मंथ का फ़ीस पे करना होता है। तो अमेरिका में क्या रहता है कि वहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, वहाँ टर्म सिस्टम है। वहाँ 10 वीक्स यानी 2.5 महीने की 2.5 मंथ की टर्म होती है, 10 वीक्स की, उसको हम टर्म बोलते हैं। तो एक टर्म में आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हो। सपोज कर लो आपकी टोटल डिग्री में 20 सब्जेक्ट हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने 2 साल की डिग्री, कई लोग साल में भी ख़त्म कर लेते हैं, वो क्या करते हैं हर टर्म में 4-4 सब्जेक्ट लेके साल में डिग्री ख़त्म कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। पर जब आपको डिग्री मिलेगी उस पर 2 साल ही लिखा होगा कि डिग्री 2 साल की है, ये नहीं लिखा होगा कि आपने 1 साल में कंप्लीट करी है। सोचो कितनी अच्छी बात है। कौन बताएगा आपको ये बात? सिर्फ नो यूर वर्थ चैनल पे आपको ऐसी सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, ओके, और वो मैं बताती हूँ। तो इट्स बिट फनी सो, बट ये सच है। मैं मतलब कि इसलिए आपको बताती हूँ बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई हैव फेस्ड अ लॉट, एंड आई जस्ट वांट यू पीपल टू नो कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ें कैसे होती हैं। ये कोई नहीं बताने वाला आपको। तो उसमें क्या होता है, ये एजेंट बोल देगा फ़ीस यहाँ से पे कर लो, भाई आपकी मर्ज़ी है, पहले जाओ वहाँ पे जाके पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से पे करने वाली, ओके। तो इसमें क्या होता है कि अभी आप वहाँ चले गए तो कई लोग, देखो अभी डिग्री 2 साल,
अभी देखिए, डिग्री आपकी 2 साल की है। आपने क्या किया, 2.5 महीने की टर्म है, एक टर्म में आपने 4 सब्जेक्ट ले लिए, फिर दूसरी टर्म में भी आपने 4 ले लिए। 5 महीने में कितने सब्जेक्ट हो गए, 8 सब्जेक्ट। 10 महीने में कितने हो गए, 16। जो 4 बचे थे वो लास्ट में, यानी 1 साल में आपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए। तो 2 साल की जो डिग्री थी आपने 1 साल में कर ली लगातार, ठीक है। तो अभी आपको जब डिग्री मिलेगी ना, तो आपको उस पर 2 साल ही लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा कि आपने 1 साल में कंप्लीट कर लिया। वो ऐसे ही मिलेगी आराम से आपको, चिंता की बात नहीं है। तो अभी क्या रहता है कि आपने कई बच्चे क्यों करते हैं, इंडियंस बच्चे, जहाँ सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि कई जिनके पास पैसे होते हैं वो तो 4 लेके फटाफट 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। अब जिनके पास पैसे की कमी है, पैसे नहीं है, वो क्या करते हैं कि 2.5 महीने की फ़ीस 2 सब्जेक्ट ही पहले टर्म में लेते हैं। तो सपोज़ कर लो कि एक सब्जेक्ट की फ़ीस है $2000। मेरी 2000 ही थी, 1900 कुछ थी, तो $2000। तो वो क्या करते हैं कि $2000 $4000 के 2 सब्जेक्ट ले लिए पहले 2.5 महीने, $4000 दिया यूनिवर्सिटी को और 2 सब्जेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर अगले महीने फिर 2 सब्जेक्ट ले लिए, फिर 2500 दिया। तो वो आराम आराम से 2 साल में कर लेते हैं, थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं, साथ साथ कमाते रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आप मिनिमम 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ले सकते हो एक टर्म में। 2 तो आपको लेने पड़ेंगे, 4 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते भाई। अभी 2 साल की डिग्री वो 2 महीने में तो कंप्लीट करने नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है करिकुलम, है ना। तो अभी इसके बाद क्या रहता है, मुझे हंसी आ जाती है बिकॉज बस कुछ हो, चलो छोड़ो हंसी। मैं आपकी बात भी नहीं कर रही हूँ, अपनी बात पे कर रही हूँ कि जब मुझे पता चला था तो मैं ये सोचती थी कि कितना अच्छा हो ना, फिर तो 6 महीने में बंदा कंप्लीट कर ले, है ना। फिर मुझे पता चला कि नहीं, कि ऐसा नहीं होता है, कि आप 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। मुझे था कि फटाफट कर लो, करके 6 महीने में वेले हो जाओ, फिर आराम से पैसे कमाते रहो, है ना। बट ऐसा हुआ नहीं, होता भी नहीं है, होने भी नहीं देंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि अभी 2 साल की डिग्री में एक टर्म ब्रेक आपको मिलती है। जैसे सपोज करो अभी आपने 2.5 महीने लगा लिए, फिर आपने 2 टर्म्स आपको लगातार करनी होती है। 2.5 महीने की एक टर्म कर ली, फिर 2.5 महीने की एक टर्म कर ली, यानी आपने अभी 2 टर्म्स अपनी पूरी कर ली हैं। उसके बाद आप टर्म ब्रेक ले सकते हो, वो भी 2.5 महीने की होती है। उस टर्म ब्रेक में आप इंडिया आ सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, 5 महीने जैसे लगातार लगाए होते हैं तो फीस पे कर देते हैं, तो बाकी आने वाले जो टर्म्स होती है उनकी फ़ीस फिर वो 2.5 महीने टर्म ब्रेक ले लेते हैं। जब पैसे की कमी आती है उसमें वो टर्म ब्रेक ले लेते हैं, तो काम कर लेते हैं, काम करके कमा के अगली टर्म्स की फ़ीस दे देते हैं। 1-2.5 महीने की टर्म कोई नहीं बताने वाला, मैं सच्ची बोलती हूँ। अगर कोई बताएगा ना तो मुझे मेरे चैनल पे आके आप कमेंट कर देना। तो उसमें 2.5 महीने का आपको एक मेडिकल ब्रेक भी मिलता है। वाह, अगर आपको कोई मेजर इलनेस हो गई है, आप बड़े बीमार हो गए हो, वहाँ पे जहाँ आप बहुत इंडिया आए हो कहीं घूमने, आप बीमार हो गए हो, आप जा नहीं पा रहे हो, तो बच्चे फिर वहाँ यहाँ से मेडिकल बनवा के वहाँ भेज देते हैं। तो वो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट ईमेल कर देते हैं कि इट्स ओके फाइन, यू टेक प्रॉपर रेस्ट। 2.5 महीने की आपको मेडिकल लीव हमने दे दी है, अब आराम से अपनी इंजरी जो भी आपको बीमारी है ठीक करो, उसके बाद आप आ जाओ, है ना। तो वी विल टेक यू, तो इट्स ओके फाइन, ये है। तो इसके अलावा क्या था, इसके अलावा आई थिंक दिस इज़ ऑल। तो उसके बाद हाँ, हम बात कर रहे थे एक्चुअली कि हम आपका F1 वीज़े का स्टेटस कैसे मेंटेन करेंगे। देखिए, अभी 5 साल का वीज़ा लग गया, चिंता मुक्त होके नहीं बैठ जाना है कि 5 साल का वीज़ा लग गया, स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं 3 साल कुछ भी ना करूँ चलेगा, भाई नहीं। अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है ना, तो उसके बाद आपको वहाँ जॉब ढूंढ के, जो आपने जैसे आप MBA करने गए हो, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में MBA कर रहे हो, आप किसी कंपनी में रेलिवेंट जॉब ढूंढनी पड़ेगी। रेलिवेंट जो वहाँ आपने स्टडी करी है उसके रिलेटेड। सपोज करो आपने MSc नर्सिंग के लिए गए हो, MSc नर्सिंग कर लिया, जहाँ आप BSc नर्सिंग के बाद हेल्थ केयर में गए हो, आपने वो डिग्री कर ली है। उसके बाद आपको सेम फील्ड में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जब आप जॉब ढूंढ लोगे तो फिर आपको आपका F1 वीज़ा जो है वो H1B वीज़ा में, यानी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा। नहीं तो आपका इलीगल हो जाएगा। अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपको जॉब मिली भी नहीं है वहाँ पे, तो आपका F1 जो स्टेटस है वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। लीगल रहने के लिए आपको अपने रेलिवेंट स्टडी एरिया में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आप नर्सिंग की पढ़ाई करिए, हॉस्पिटल नर्सिंग होम